स्टूडेंट अनिशा पाशा सालवी योर बायोलॉजी मेंटोर। तो बच्चों आज का जो हमारा टॉपिक है वो है पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट। इससे प्रीवियस वीडियो में हमने देखा था कि किस तरीके से एंजियोस्पर्म प्लांट्स में डबल फर्टिलाइजेशन पाया जाता है, जिसके थ्रू हमने क्या बनाया था, पैन बनाया था, यानी कि प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस बनाया था और उसी के साथ में हमने जाइगोट बनाया था। तो अब जाइगोट और हमारा पैन बनने के बाद कौन कौन से इवेंट्स होंगे एंजियोस्पर्म में, वो आज का टॉपिक हमारा रहेगा। तो विदाउट वेस्टिंग आवर टाइम हम देखते हैं कि पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट में क्या होता है। इससे पहले हम देख लेते हैं कि हमें आज पढ़ना क्या क्या है। ठीक है, ओवरव्यू ले लेते हैं ताकि चीजें इजी हो जाएगी। आ जाओ। पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट्स, राइट। क्या क्या होगा पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट्स में? देखो बच्चों, आपके पास क्या आया है, पैन आया है, यानी कि प्राइमरी एंडोस्पर्म या प्राइमरी एंडोस्पर्मिक न्यूक्लियस, राइट। फुल फॉर्म है ये। क्या इसकी प्लॉइडी थी? 3A इसकी प्लॉइडी थी। क्यों? क्योंकि ये ट्रिपल फ्यूजन के फलस्वरूप बना था। ठीक है, अब जो पैन है बच्चों, ये फर्दर किस में जाएगा? ये तब्दील होगा एंडोस्पर्म में, जो आज हम पढ़ेंगे एंडोस्पर्म में। एंडोस्पर्म भी बेसिकली 3 टाइप्स के होते हैं। फर्स्ट है न्यूक्लियर एंडोस्पर्म, सेकंड है सेल्यूलर एंडोस्पर्म एंड लास्ट वन है हेलोबियल एंडोस्पर्म। न्यूक्लियर एंडोस्पर्म, सेल्यूलर एंडोस्पर्म एंड हेलोबियल एंडोस्पर्म, ये 3 हम देखेंगे एंडोस्पर्म के केस में। फिर हमारे पास क्या बना था बच्चों? हमारे पास आया था जाइगोट, राइट। क्या आया था? जाइगोट। प्लॉइडी क्या थी? 2N थी। जाइगोट में क्या होगा? हमारे पास 2 तरह के जो जाइगोट है वो किस में तब्दील होगा? पहले तो एम्ब्रियो में, हाँ या ना? एम्ब्रियो बनाएगा। लो भाई, एम्ब्रियो बन गया। ठीक है, अब एम्ब्रियो हम 2 तरीके से पढ़ेंगे, डाइकॉट एम्ब्रियोजेनेसिस एंड मोनोकॉट एम्ब्रियोजेनेसिस, राइट। यानी कि हम पढ़ेंगे जाइगोट के अंदर एम्ब्रियो से हम पढ़ेंगे डाइकॉट एम्ब्रियोजेनेसिस एंड मोनोकॉट एम्ब्रियोजेनेसिस। अब देखो तीसरी बात, जब हमने फर्टिलाइजेशन करवाया था तो फर्टिलाइजेशन में क्या हुआ था कि पोलन ट्यूब बन गई थी। ठीक है, पोलन ट्यूब फ्यूज कर गई थी किससे? ओवरी से। ठीक है, बाकी जो पिस्टल होती है, बाकी जो स्टिग्मा होती है, स्टाइल होती है, वो डीजेनरेट हो जाती है ड्यूरिंग द फर्टिलाइजेशन। ये बात याद है। ठीक है, क्या होगा कि जब फर्टिलाइजेशन का प्रोसेस होगा तो हम बात करें, एक बार इधर समझा देती हूं। ठीक है, यहां से बच्चों पोलन ट्यूब आई, ठीक है, पोलन ट्यूब आई और यहां पर माइक्रोपाइलर एंड से जो ओव्यूल होता है उसके अंदर फ्यूज हो गई। तो जब फर्टिलाइजेशन हुआ तो ये चीज डिग्रेड हो जाती है। हमारे पास क्या बच रहा है? एक बच रही है ओवरी, एक बच रहा है ओव्यूल। फर्टिलाइजेशन के बाद आपके पास 2 ही चीजें हैं पिस्टिल के अंदर, ओवरी एंड ओव्यूल। आप समझो इससे क्या होगा। तो हम बात करें
राइपन ओवरी, ये हमारे पास आ गई और हमारे पास आ गया ओव्यूल, राइट। ये हमारे पास आ गया। राइपन ओवरी क्या बनाता है? राइपन ओवरी बनाता है बच्चों फ्रूट, राइट। और ओव्यूल से हमें क्या मिलेगा? ओव्यूल से हमें मिलेगा सीड, ठीक है। फ्रूट भी आपको पता हो तो हमने मॉर्फोलॉजी वाला जो अनाटॉमी वाला जो प्लांट है, ओ देखो प्लांट है, मॉर्फोलॉजी और हमारी मॉर्फोलॉजी और अनाटॉमी वाला जो चैप्टर है हमारा 11th क्लास का, ठीक है, एक बार आप वो जरूर देखना बिल्कुल। और मैं तो ये एक अच्छा सा एक एडवाइस दे रही हूँ कि जब आप वो वाले चैप्टर करोगे ना तो आप ये वाला चैप्टर भी उसके साथ करना, एकदम क्रिस्टल क्लियर, सच बता रही हूँ एकदम मस्त हो जाएगा। तुम्हें लगेगा ही नहीं कि तुमने ये चैप्टर पढ़ा भी है क्या, क्योंकि बिल्कुल रिलेट करता है, एक एक चीज रिलेट करती है। आपने सब कुछ पढ़ रखा है, बस यहाँ पर एक तरह से ओवरव्यू है। 12th में ओवरव्यू, 11th में वास्ट होता है। यहाँ पे बहुत हम क्या कर देते हैं, एक डिस्क्रिप्टिव वे देते हैं कि हाँ हमने ऐसा ऐसा किया था। इज दैट क्लियर? तो फ्रूट हमारे पास ट्रू फ्रूट, ठीक है, ट्रू फ्रूट होगा, हमारे पास फॉल्स फ्रूट होगा, राइट। इस तरह से हम देखेंगे। और सीड में हम बेसिकली बात करते हैं डाइकॉट सीड एंड मोनोकॉट सीड। तो इस वाले जो पार्ट में हम बात करेंगे वो बात करेंगे हम पेन की, पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट में पेन जो हमें ये सारी की सारी जो ऊपर वाली चीजें हैं, जस्ट अ वेट बच्चों, जस्ट अ वेट, ठीक है। ये हमें कैसे मिला है? ये हमें मिला है फर्टिलाइजेशन से, ठीक है, ये हमें फर्टिलाइजेशन के फलस्वरूप मिला। और पोस्ट फर्टिलाइजेशन में हम नीचे वाले इवेंट करेंगे, हम पढ़ेंगे एंडोस्पर्म के 3 टाइप्स, हम पढ़ेंगे एम्ब्रियो के 2 टाइप्स, हम पढ़ेंगे फ्रूट्स के टाइप, बहुत छोटू सा ओवरव्यू दूंगी, और सीड के 2 टाइप्स, ठीक है। ये चीजें हम बात करेंगे। लेकिन अब सुनो मेरी बात, आज का जो पोस्ट फर्टिलाइजेशन वाला इवेंट का जो टॉपिक है उसमें सिर्फ मैं आपको कराऊंगी यहां तक, ठीक है, सिर्फ यहां तक हम पढ़ेंगे आज। और ये वाला जो पार्ट है वो मैं पढ़ूंगी नेक्स्ट पार्ट में। ये बात चीजें क्लियर हो गई, सारा ओवरव्यू समझ में आ गया कि आज हमने क्या पढ़ना है। चलिए अब सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं, पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट क्या है। पोलन ग्रेन, पोलन ग्रेन माइक्रोस्पोर इज द फर्स्ट सेल ऑफ द मेल गैमेटोफाइट। ये तो आपको पता ही है, हम पढ़ते हुए आ रहे हैं। मेल गैमेटोफाइट में क्या बनाया था? पोलन ग्रेन बनाया था। इंपॉर्टेंट चीज है, क्वेश्चन आता है डायरेक्ट कि मेल गैमेटोफाइट का फर्स्ट सेल कौन सा है, तो आपको पता होना चाहिए कि पोलन ग्रेन ही तो बन रहा था उसके अंदर सबसे पहले, हाँ या ना। तो पोलन ग्रेन क्या है? फर्स्ट सेल ऑफ द मेल गैमेटोफाइट। फीमेल का पूछा जाए कमेंट बॉक्स में लिखना। Each pollen grain or microspore a haploid oval and rounded structure। और पोलन ग्रेन या माइक्रोस्पोर की हम बात करें तो कैसा होगा? हैप्लॉइड होगा, एन उसकी प्लॉइडी होती है, ओवल होगा और राउंडेड स्ट्रक्चर होगा। ये हम देख चुके हैं सारी की सारी चीजें। नाउ एंडोस्पर्म, ठीक है, एंडोस्पर्म हमारे पास कैसे आया बच्चों? वापस से बताने की जरूरत नहीं है, हमारे पास आया है पेन के द्वारा। प्लॉइडी क्या रहेगी? 3n। तो एंडोस्पर्म की प्लॉइडी क्या रहेगी? 3n। एंडोस्पर्म डेवलपमेंट, एम्ब्रियो डेवलपमेंट, ठीक है, एंडोस्पर्म से ही हमें बाद में क्या मिलेगा? एम्ब्रियो बनेगा, ठीक है। द फॉर्मेशन ऑफ एंडोस्पर्म इज इनिशिएटेड बाय माइटोटिक डिवीजन ऑफ द प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस। किसमें होगा? अब देखो जो 3n है इसमें कौन सा डिवीजन करा रहे हो? माइटोटिक डिवीजन करा रहे हो, बहुत इंपॉर्टेंट है ये माइटोटिक डिवीजन। माइटोटिक डिवीजन क्या होता है बच्चों? इक्वेशनल डिवीजन, राइट, इक्वेशनल डिवीजन है। तो प्लॉइडी यहां पर 3n थी, एंडोस्पर्म की भी क्या रहेगी? 3n। एनी डाउट? एनी डाउट हियर? नहीं, चलें आगे। चलो, एंडोस्पर्म अक्यूमुलेट। अब एंडोस्पर्म का क्या रोल है, क्यों हम एंडोस्पर्म बना रहे हैं? याद करो हमने बात करी, मैं मोनोकॉट का बना रही हूं एक बार, ठीक है।
ठीक है, मोनोकॉट का स्ट्रक्चर बना रही हूं, यहां पर एंडोस्पर्म भरा रहता है, ठीक है, यहां पे एंडोस्पर्म भरा रहता है। क्यों? क्यों? क्योंकि जो एम्ब्रियो होगा उसको नरिशमेंट कहां से मिलेगा? उसको नरिशमेंट कहां से मिलेगा? उसको जो न्यूट्रिटिव वैल्यू चाहिए ग्रोथ करने के लिए वो कहां से मिलेगी? वो मिलेगी इसी एंडोस्पर्म से। तो एंडोस्पर्म का बेसिकली वो क्या है? एंडोस्पर्म अक्यूमुलेट्स फूड रिजर्व्ड एंड फंक्शन एज द न्यूट्रिटिव टिश्यू फॉर द डेवलपिंग एम्ब्रियो। एंडोस्पर्म एंड एम्ब्रियो टर्म में क्लियर होना, एम्ब्रियो जो जाइगोट से बनेगा और एंडोस्पर्म जो पेन से बनेगा। एंडोस्पर्म क्या है? एक न्यूट्रिशन टिश्यू है जो कि जो छोटा बेबी होगा, एंडोस्पर्म अभी यहाँ पर छोटा बेबी है, उस छोटे बेबी को खाना खिलाओगे, कैसे खिलाओगे? विद द हेल्प ऑफ एंडोस्पर्म। इज दैट क्लियर? तो क्या हो गया? फैट ऑफ एम्ब्रियोजेनेसिस, सॉरी एंडोस्पर्म जेनेसिस क्या होगा कि आपको न्यूट्रिटिव वैल्यू चाहिए, आपको ऐसा न्यूट्रिशन का कोई अक्यूमुलेशन चाहिए जो कि उस पर्टिकुलर एम्ब्रियो को पोषण दिला सके या उसकी ग्रोथ में, उसके डेवलपमेंट में हेल्प करा सकते। इज दैट क्लियर? आ गई बात समझ में? एंडोस्पर्म में बी कंप्लीटली कंज्यूम्ड by developing embryo before seed maturation। वेरी इंपॉर्टेंट, यहां बोल रहे हैं कि एंडोस्पर्म, ये अपन पढ़ चुके हैं ऑलरेडी 11th क्लास में, लेकिन ठीक है, एंडोस्पर्म जो है ऐसा हो सकता है कि कंप्लीटली खा जाए। जो हमारा एम्ब्रियो है वो सारा का सारा ही एंडोस्पर्म को खा जाए, तो एंडोस्पर्म में बी कंप्लीटली कंज्यूम्ड बाय डेवलपिंग एम्ब्रियो। जो एम्ब्रियो है, ठीक है, जो हमारा, इधर आओ, जो यहां पर ये पेन है, ये हमारा एंडोस्पर्म है, जो एम्ब्रियो है, यदि सारा का सारा यदि सारा का सारा एंडोस्पर्म खा जाएगा तो क्या ये सीड को मिलेगा? क्या यहां पर ही सारा खा गया ये, क्योंकि इसको अभी डेवलपिंग स्टेज है, जिसकी ग्रोइंग स्टेज है, तो इसने बोला कि मेरे को बहुत तेज भूख लगी है, मुझे बहुत ज्यादा भूख लगी है, मुझे बहुत सारा खाना चाहिए, तो ये सारा का सारा जो हमारा एंडोस्पर्म होगा वो खा जाएगा। इज दैट क्लियर? तो अब एंडोस्पर्म तो बचा ही नहीं है, नहीं बचा, तो ऐसी सिचुएशन में हम क्या बोलेंगे कि जब एंडोस्पर्म में बी कंप्लीटली कंज्यूम्ड बाय डेवलपिंग एम्ब्रियो बिफोर सीड मैचुरेशन, सीड मैचुरेशन से पहले ही खा गया, तो ऐसे को हम बोलेंगे नॉन एंडोस्पर्मिक या एक्स एल्बुमिनस। एक्स मतलब जो था मतलब एंडोस्पर्म तो था बट मैं खा गया, तो एक्स एल्बुमिनस। इज दैट क्लियर? सीड्स, क्यों? सीड के पास आया नहीं, ऐसा मैचुरेशन वाला सीड जिसके पास एंडोस्पर्म पहुंचा ही नहीं, उसको हम क्या बोल रहे हैं? नॉन एंडोस्पर्मिक सीड या फिर एक्स एल्बुमिनस सीड। इज दैट क्लियर? आगे डेफिनेशन समझ में। एग्जाम्पल हमारे पास पी, और इट मे परसिस्ट इन द मैच्योर सीड, और जैसे कि हम बोले मोनोकॉट के पास में क्या है? एंडोस्पर्म प्रेजेंट होता है, तो ऐसे सीड एल्बुमिनस सीड कहलाते हैं। एग्जांपल कैस्टर एंड सिरेल एक्सेट्रा। इज दैट क्लियर? चलें आगे। टाइप्स ऑफ एंडोस्पर्म, एंडोस्पर्म के टाइप्स क्या हैं? न्यूक्लियर एंडोस्पर्म, सेल्यूलर एंडोस्पर्म एंड हेलोबियल एंडोस्पर्म। चलिए न्यूक्लियर एंडोस्पर्म की हम बात करें। देखो बच्चों, न्यूक्लियर एंडोस्पर्म का डायग्राम आपको सिर्फ और सिर्फ जो दिमाग में फीड करना है ना, वो तीनों के डायग्राम फीड कर लो, इजी हो जाएगा। इस एंडोस्पर्म में जो न्यूक्लियर टाइप का है उसमें क्या हो रहा है? सीधी सीधी बात है, इसमें कैरियोकाइनेसिस हो रहा है, ठीक है, इसमें कैरियोकाइनेसिस हो रहा है, इसमें साइटोकाइनेसिस नहीं हो रहा है। आप देख रहे हो ये सारे के सारे क्या है? ये सारे के सारे क्या है? हमारे पास न्यूक्लियस है। इट इज द मोस्ट कॉमन टाइप, वेरी इंपॉर्टेंट, आपसे पूछा जा सकता है एंजियोस्पर्म में किस टाइप का एंडोस्पर्म सबसे ज्यादा कॉमन है, तो आपका क्या आंसर आना चाहिए? न्यूक्लियर एंडोस्पर्म। क्या आंसर आएगा? न्यूक्लियर एंडोस्पर्म आएगा। इट इज द मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ एंडोस्पर्म फाउंड इन मेनी फैमिलीज ऑफ एंजियोस्पर्म। द प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस डिवाइड्स रिपीटेडली, बहुत बार इसमें क्या करवा रहे हैं? कैरियोकाइनेस, पेन के अंदर आप कैरियोकाइनेसिस हो रहा है, उसके फलस्वरूप आपको क्या मिल रहे हैं? यहां पर आपको मिल रहे हैं बहुत सारे फ्री न्यूक्लियस। क्यों? क्योंकि साइटोकाइनेसिस नहीं हो रहा है,
साइटोकाइनेसिस नहीं हो रहा है तो वो इंडिविजुअलिटी शो नहीं कर रहा है, तो यहाँ पर बहुत सारे आपको फ्री न्यूक्लियस देखने को मिलेंगे। तो प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस डिवाइड्स रिपीटेडली विदाउट वॉल फॉर्मेशन, साइटोकाइनेसिस नहीं हो रहा, वॉल फॉर्मेशन नहीं हो रही, टू प्रोड्यूस ए लार्ज नंबर ऑफ फ्री न्यूक्लियाई, बहुत सारे आपको फ्री न्यूक्लियाई यहाँ देखने को मिलेंगे। इज दैट क्लियर? न्यूक्लियर एंडोस्पर्म समझ में आ गया। आज यहाँ पे जो साइटोप्लाज्म वाले न्यूक्लियस है वो पेरीफेरी पे आ गए, दिख रहा है ये पेरीफेरी पे, और बीच के अंदर, और ये वाला जो पार्ट है बच्चों ये है जाइगोट, जिसको नरिशमेंट देना है, जिसको नरिशमेंट देना है, ये जाइगोट है। पेरीफेरी पर ऐसे न्यूक्लियस है जहां पर साइटोकाइनेसिस हुआ है और ये वॉल पे सबमिटेड हो गए, पेरीफेरी पे सबमिटेड हो गए, और बीच में आपको देखने को मिलेगा वैक्यूल की तरफ क्या, फ्री न्यूक्लियाई। बीच में से यहां पर वैक्यूल ही डिसअपियर हो गई, ठीक है, क्या हो गया, बीच में से यहाँ पर वैक्यूल ही डिसअपियर हो गई। अब आ जाओ सेल्यूलर एंडोस्पर्म। सेल्यूलर एंडोस्पर्म में आपको क्या याद रखना है कि कैरियोकाइनेसिस, कैरियोकाइनेसिस के साथ साथ, ठीक है, या कैरियोकाइनेसिस जो हो रहा है वो साइटोकाइनेसिस के साथ साथ होता जा रहा है। सेल्यूलर डिवीजन होगा तो वॉल बनती जाएगी, ठीक है। यहाँ पर आपको फ्री न्यूक्लियस नहीं देखने को मिलेगा, यहाँ कोई भी फ्री न्यूक्लियाई प्रेजेंट नहीं है। ये क्या हो गया, हमारा जाइगोट, ठीक है, जो फर्दर एम्ब्रियो बनाएगा, और ये सारा का सारा क्या बन गया, एंडोस्पर्म बन गया। एवरी डिवीजन ऑफ प्राइमरी एंडोस्पर्म फॉलोड बाय साइटोकाइनेसिस, एज आई टोल्ड यू। देयरफॉर एंडोस्पर्म 3 बिकम, ठीक है, 3N बिकम सेल्यूलर फ्रॉम द वेरी बिगनिंग। एग्जाम्पल बालसम, धतूरा एंड पिटूनिया। एग्जाम्पल जरूर याद रखेंगे आप। इज दैट क्लियर? डायग्राम समझ लोगे, चीजें अपने आप याद हो जाएगी। आपको क्या करना है, डायग्राम याद रखना, एग्जाम्पल याद रखना, खत्म कहानी। चलो, हेलोबियल एंडोस्पर्म। अब देखो जो बच्चों हमारे पास सेल्यूलर एंडोस्पर्म है, उसमें डिवीजन कैसा हो रहा है, लाइक दिस, बराबर वाला, एकदम बराबर हो रहा है। लेकिन जो हेलोबियल एंडोस्पर्म है उसमें जो डिवीजन है वो आपको कुछ इस तरीके से हो रहा है, इधर कम पार्ट है, इधर ज्यादा पार्ट है, इधर कम पार्ट है, इधर ज्यादा पार्ट है, ठीक है। कैसा हो रहा है, साइटोकाइनेसिस हो रहा है, लेकिन साथ में यहाँ पर न्यूक्लियर डिवीजन या कैरियोकाइनेसिस भी हो रहा है, वो भी ज्यादा मात्रा में। अनइक्वल डिवीजन है यहाँ पर, हेलोबियल में अनइक्वल डिवीजन है। तो दिस टाइप ऑफ एंडोस्पर्म, और ऐसी चीज आपको कहां देखने को मिलती है, कोकोनट के डायग्राम में, ठीक है। जो कोकोनट है उसके अंदर आपको हेलोबियल एंडोस्पर्म मिलता है, राइट। दिस टाइप ऑफ एंडोस्पर्म रिस्ट्रिक्टेड लार्जली टू द मोनोकोटिलिडन्स। इंपॉर्टेंट, किसमें मिलेगा, मोनोकोटिलिडन्स में मिलेगा। एग्जाम्पल इन ऑर्डर टू हेलोबियल्स ऑफ मोनोकॉट्स, द एंडोस्पर्म ऑफ इंटरमीडिएट टाइप ऑफ बिटवीन सेल्यूलर एंड न्यूक्लियर एंडोस्पर्म। दोनों डिवीजन हो रहे हैं, यहां पर सेल्यूलर भी हो रहा है और यहां पर न्यूक्लियर, मतलब दोनों का मिला जुला जो न्यूक्लियर अभी हमने एंडोस्पर्म पढ़ा और सेल्यूलर, दोनों का मिला जुला रूप कौन सा है, हमारा हेलोबियल एंडोस्पर्म है। दोनों के दोनों हो रहे हैं बट अनइक्वल हो रहे हैं, राइट। The first division of primary endosperm nucleus is followed by the transverse cytokinesis to form two unequal cells. क्या हुआ, हमारे पैन के अंदर अनइक्वल हमारा सेल्स बनी है, क्यों, क्योंकि साइटोकाइनेसिस हो रहा है, वो भी ट्रांसवर्स, अनइक्वल डिवीजन हो रहा है। लार्जर, ये कौन सा हो गया, माइक्रोपाइलर, और ये जो स्मॉल है वो है चलाजल, ठीक है। कैसा लिया है मैंने, ये जो हमारा सबसे प्रिमिटिव टाइप का ओव्यूल है उसके हिसाब से ये क्या है, माइक्रोपाइलर, ये क्या है, चलाजल। याद आ रहा है, ये क्या है, फ्यूनिकल। डन। सो माइक्रोपाइलर एंड स्मॉलर चलाजल। माइक्रोपाइलर सेल ग्रोज फास्टर देन द चलाजल वन, ठीक है। यहां पर ज्यादा ग्रोथ होगी, ज्यादा ग्रो कर रहा है। Further development in the both cell occurred like that nuclear endosperm। अब देखो यहाँ पर न्यूक्लियर, कहाँ गया डायग्राम, न्यूक्लियर है लेकिन यहाँ पर वॉल्स भी बनती जा रही है, देखो वॉल्स भी बन रही है, ठीक है। तो ऐसे हमारा जो एग्जाम्पल है वो किस में देखा जा रहा है, असेफोडेलस के अंदर। नाउ
एम्ब्रियो के डेवलपमेंट के बारे में हम पढ़ेंगे, जिसमें हम डाइकॉट और मोनोकॉट का जो एम्ब्रियो होता है उसका कैसे डेवलपमेंट होता है। यदि तुमने डाइकॉट एम्ब्रियोजेनेसिस बहुत अच्छे से समझ लिया तो मोनोकॉट एम्ब्रियोजेनेसिस इजीली समझ लोगे। बच्चों यहाँ पर जब अब मैं आपको डाइकॉट एम्ब्रियोजेनेसिस पढ़ाऊंगी तो आपको ध्यान देना है कि सेल कब 4 से 8 हुई, किस तरह के डिवीजन से हुई। थर्ड थिंग, आपको ये भी देखना है कि हार्ट शेप कब बन रहा है, ग्लोब्यूलर शेप कब बन रहा है, कब हमारे कॉटिलेडन का फॉर्म आया है, ध्यान रखेंगे बिल्कुल। तो इसलिए मैं कराने से पहले बता रही हूँ ताकि चीजें ऐसा नहीं हो कि ऊपर से चली जाए। इंपॉर्टेंट चीज पहले देखनी है। आई होप कि एंडोस्पर्म में ज्यादा कुछ नहीं था, आपको बस ये बताना था कि क्या होता है एंडोस्पर्म और किस तरह का होता है। न्यूक्लियर होगा तो क्या होगा और उसका एग्जाम्पल, सेल्यूलर होगा तो कैसा होगा और हेलोबियल होगा तो कैसा होगा। दैट्स इट, डन। अब हम देख रहे हैं एम्ब्रियो। आफ्टर फर्टिलाइजेशन द फर्टिलाइज्ड एग इज कॉल्ड जाइगोट और oospore देखा हमने डेवलप्स इनटू द एम्ब्रियो। तो जाइगोट हमारा किस में बन गया, एम्ब्रियो में बन गया। यही तो बात बोल रही है, ठीक है। प्लॉइडी कैसे है, 2n है इसकी। दिस प्रोसेस ऑफ डेवलपमेंट एम्ब्रियो इज कॉल्ड एम्ब्रियोजेनेसिस। एम्ब्रियो का डेवलपमेंट, अब हम इस एम्ब्रियो का डेवलपमेंट देखेंगे, ठीक है। तो वो ही क्या कहलाएगा, हमारा एम्ब्रियोजेनेसिस कहलाएगा। तो डाइकॉट एम्ब्रियो को देखने से पहले हम देखेंगे कि डाइकॉट एम्ब्रियोजेनेसिस कैसे होता है। आ जाओ, डाइकॉट एम्ब्रियोजेनेसिस हमारे पास सबसे पहले क्या है बच्चों, हमारे पास है जाइगोट, ठीक है। जाइगोट है, इस जाइगोट में सबसे पहले क्या होगा, इसमें होगा अनइक्वल ट्रांसवर्स डिवीजन, ठीक है। क्या होगा, अनइक्वल ट्रांसफर डिवीजन हुआ फर्स्ट। इसके फलस्वरूप देखो क्या हुआ, ये हो गया माइक्रोपाइलर एंड और ये हो गया हमारा चलाजल एंड, राइट। चलाजल एंड की तरफ जो सेल्स है बच्चों, इसको हम कहते हैं एम्ब्रियोनल सेल्स, और जो माइक्रोपाइलर एंड की तरफ बनी है इसको हम कहते हैं सस्पेंसर सेल्स, राइट। ये बात समझ में आ गई। माइक्रोपाइलर एंड की तरफ बनी है सस्पेंसर सेल, चलाजल एंड के पास बनी है एम्ब्रियोनल सेल। अब क्या होगा, इस एम्ब्रियोनल सेल्स में और सस्पेंसर सेल में डिवीजन होगा। सस्पेंसर सेल में कौन सा डिवीजन होगा, ट्रांसफर्स, और जो एम्ब्रियोनल सेल है उसमें जो डिवीजन होगा वो है वर्टिकल, ठीक है। जिसके फलस्वरूप क्या होगा, यहां पर ये हो गई सस्पेंसर सेल, ये हो गई हमारी एम्ब्रियोनल सेल। अब इस एम्ब्रियोनल सेल के अंदर फिर से क्या होगा बच्चों, यहां पर होगा हमारा वर्टिकल डिवीजन और यहां पर अपना चल रहा है ट्रांसवर्स डिवीजन, ठीक है, ट्रांसफर डिवीजन। तो इसके फलस्वरूप ये जो हमारा एम्ब्रियो था, ठीक है, जो एम्ब्रियोनल सेल था, यहां पर कितना हो जाएगा, 2 सेल्ड हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 2 सेल, और नीचे इस तरह से, राइट। ये जो मोटा मोटा पार्ट दिख रहा है आपको, जो मोटा मोटा पार्ट है, इसको हम कहते हैं HAUS हॉस्टोरियल सेल, ठीक है, हॉस्टोरियल सेल कहते हैं। और ये इस तरह से आपको दिखेंगी। अब ये हमारा 2 सेल्ड हो गया ट्रांसफर वर्टिकल डिवीजन के फलस्वरूप। अब इसके अंदर बच्चों हम अगेन क्या करवाएंगे, किधर लिखूं, ठीक है। अब इसके अंदर हम अगेन क्या करवाएंगे, वर्टिकल डिवीजन। वर्टिकल डिवीजन से ये कैसी हो गई, 4, 1 2 3 4, राइट। ये हमारी हॉस्टोरियल सेल। अब हॉस्टोरियल सेल से लास्ट सेल जो एम्ब्रियोनल की तरफ है, इसको हम कहते हैं हाइपोफाइसिस। हाइपोफाइसिस
लास्ट सेल है ये, ठीक है, और ये नीचे वाली हॉस्टोरियल सेल। ये कैसे बन गई? 4 सेल्ड। कैसे बन गई? 4 सेल्ड एम्ब्रियो बन गया। अब सुनो मेरी बात, यहां पर अब कैसा डिवीजन होगा दोनों में? ट्रांसवर्स डिवीजन होगा। कैसा होगा? ट्रांसवर्स डिवीजन होगा, जिसके फलस्वरूप कैसी कंडीशन आ जाएगी? आ जाओ, 1 2 3 4 5 6 7 8 ऑक्टेंट की स्टेज आ जाएगी। कैसे आएगी? ऑक्टेंट स्टेज आ जाएगी, और ये हमारी 6 to 8 सेल हो जाएगी, ठीक है। इसको मैं यहाँ छोटा ही लिख रही हूँ, 6 to 8 सेल्स, राइट, और ये हिस्टोरियल सेल। अब सुनो, यहाँ पर ये जो डिवीजन है वो हुआ कैसे है, ठीक है। सबसे पहले हमने देखा अनइक्वल ट्रांसफर डिवीजन हुआ, फिर यहाँ पर जो चलाजल एंड की तरह बनी वो एम्ब्रियोनल सेल, और माइक्रोपाइलर एंड की तरह बनी सस्पेंसर सेल। सस्पेंसर सेल यहाँ पर आ गई, ऊपर वर्टिकल डिवीजन हुआ जिसकी वजह से 2 सेल्ड हमारे पास एम्ब्रियोनल सेल्स आ गई, फिर हमारे पास 4 आ गई, फिर ऑक्टेंट आ गई। किस तरीके से हुआ? आ जाओ, ये हमारे पास मान लो ऑरेंज है, ठीक है, ऑरेंज संतरा। इसको मैंने पहले चाकू से इस तरीके से काटा। कैसे हो गया बच्चों? 2 सेल्ड कंडीशन हो गई। फिर मैंने इसको कैसे काटा? मतलब इस तरीके से, और फिर यहां से, ठीक है। पहले हमने काटा, ऑरेंज लिया, ऑरेंज को पहले मैंने यूं काटा और फिर मैंने यूं काटा, तो फिर ये कैसी कंडीशन हो गई? वन टू थ्री फोर वाली कंडीशन हो गई। अब यहां पर मैंने क्या काटा? इसको बीच में से कट कर दिया, ट्रांसफर डिवीजन करा, तो कैसा रह गया? 1 2 3 4 1 2 3 4 ऑक्टेंट स्टेज आ गई, 4 डिवीजन हो गए इसके। तो यहां पर इस तरीके से हमारे पास क्या हुआ? ऑक्टेंट सेल आ गई, ऑक्टेंट सेल आ गई। अब सुनो क्या होगा, वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट। आपके पास ये वाला स्टेज आ गया, इसको हम कहते हैं हॉस्टोरियल सेल, इसको हम कहते हैं हाइपोफाइसिस। यहां पर ये ऑक्टेंट का जो ऊपर वाला सेल्स है, ऊपर की जो 4 सेल है, इसको हम कहते हैं एपी बेसल सेल्स, और जो नीचे की सेल है इसको हम कहेंगे हाइपो बेसल सेल। एपी बेसल से क्या बनेगा? ऊपर वाला पार्ट। ऊपर वाले पार्ट में क्या बनता है बच्चों? आपको मिलेगा प्लूम्यूल। क्या बनाता है? प्लूम्यूल, शूट बनाता है। इज दैट क्लियर? और साथ ही साथ आपको मिलेगा कॉटिलेडन, राइट, साथ में मिलेगा कॉटिलेडन। हाइपोबेसल की सेल जो है, हाइपोबेसल की सेल है, वो क्या बनाएगी? वो बनाएगी आपका रेडिकल। रेडिकल क्या बनाती है? रूट बनाती है, और साथ ही साथ क्या बनेगा? रूट कैप भी बनेगा। ये बात समझ में आ गई क्या? ये बात समझ में आ गई। अब इसके फर्दर डिवीजन को समझना हो तो वी हैव एन डायग्राम। सबसे पहले हम डायग्राम पे चलते हैं, फिर आगे का पढ़ेंगे। डायग्राम देख लेते हैं। यहां पर आप देख रहे हो, देखो बच्चों, डीजनरेटेड सिनर्जिड, यानी कि कौन सा एंड है? ये माइक्रोपाइलर है। यहां पर आप देख रहे हो डीजनरेटेड एंटीपोडल सेल है, कौन सा एंड है? चलाजल एंड है। अब यहां पर देखो जाइगोट है, ये इसका माइक्रोपाइलर, ये इसका चलाजल, ठीक है। अनइक्वल डिवीजन हमने किया, अनइक्वल डिवीजन के फलस्वरूप अनइक्वल के डिवीजन यहां पर क्या बन गया? ये जो आप देख रहे हो यहां पर देखो 1 2 3 4, ठीक है, 1 2 3 4 कैसी बन गई? 4 सेल्ड स्ट्रक्चर बन गया। और ये कैसा है? ये हाइपोफाइसिस है, और ये हमारा हॉस्टोरियल सेल है, ठीक है। डायग्राम को समझना बहुत जरूरी है। यहां पर एम्ब्रियो का
स्ट्रक्चर कैसा है, ग्लोब्यूलर एम्ब्रियो है, ग्लोब्यूलर स्ट्रक्चर है, तो यहाँ पर ग्लोब्यूलर एम्ब्रियो। फिर आप देखोगे फर्दर सस्पेंसर सेल ऐसे की ऐसे, यहाँ पर आप देख रहे हो जो एम्ब्रियोनल सेल है वो कैसा बन गया, हार्ट शेप्ड बन गया। कैसा बन गया, हार्ट शेप्ड। तो क्या बोल रहे हैं अपन, हार्ट शेप्ड एम्ब्रियो। फिर फर्दर इसने क्या बना ली, कॉटिलिडन बनाना शुरू करी, डाइकॉट है तो 2 कॉटिलिडन का स्ट्रक्चर आ गया, हाँ है ना। ये हो गया हमारे पास मैच्योर एम्ब्रियो स्ट्रक्चर, किसका, डाइकॉट में। इज दैट क्लियर, सारी चीजें समझ में आ गई। चलिए आ जाइए हम देख लेते हैं एक बार। डाइकॉट एम्ब्रियो, यहां पर प्लूम्यूल क्या बनाता है, शूट बनाता है। कॉटिलिडन्स, 2 कॉटिलिडन्स है हमारे पास, ये हाइपोकॉटाइल है, रेडिकल और रूट कैप, यही हमने देखा, ये स्ट्रक्चर हमने समझ लिया। यहां पर अब देखेंगे मोनोकॉट एम्ब्रियो। मोनोकॉट एम्ब्रियो जो डाइकॉट एम्ब्रियो में हो रहा है ना बच्चों, स्टार्टिंग में वही चीज हो रही है, आ जाओ देख लें। यहां पर ये ऊस्पोर है, ठीक है, ये मिडिल सेल है, ये टर्मिनल सेल्स हैं। अब देखो यहां पर सस्पेंसर सेल है, ठीक है, सस्पेंसर सेल कौन सा एंड बना रहा है, माइक्रोपाइलर, और ये कौन सा बना रहा है, चलाजल एंड। सेम वैसे ही 1 2 3 4 वाली स्टेज आ गई, फिर ऐसे ही 8 स्टेज वाली आ जाएगी, वो ही प्लोम्यूल और कॉटिलिडन। बस यहां पर देखो जो रोल है, सस्पेंसर सेल का कोई मतलब नहीं है, सस्पेंसर सेल का कोई मतलब नहीं है। डाइकॉटिलिडन में आपने देखा है कि जो सस्पेंसर सेल में हॉस्टोरियल सेल है वो काफी बड़ी है, क्यों, क्योंकि वहां पर जो हॉस्टोरियल सेल है वो क्या करती है, नरिशमेंट का काम करती है, ठीक है, नरिशमेंट का। यदि आप मोनोकॉट का डायग्राम देखते हो तो आपको एंडोस्पर्म खूब सारा यहां मिल जाता है, लेकिन डाइकॉट में ऐसा नहीं होता है। लेकिन यदि आप डाइकॉट में देखोगे तो जो एंडोस्पर्म है वो ज्यादा नहीं मिल पाता है, तो इसी वजह से हमको क्या चाहिए, हॉस्टोरियल सेल ज्यादा चाहिए ताकि नरिशमेंट देखें। हॉस्टोरियल का क्या मतलब होता है, जो चूषण करता है, न्यूट्रिशन का चूषण करता है और एम्ब्रियो को पहुंचाएगा। इज दैट क्लियर, आ गई बात समझ में। स्ट्रक्चर को समझना बहुत जरूरी है। सो यहां पर सस्पेंसर सेल, यहां पर देखो बिल्कुल रिड्यूस्ड हो गई सस्पेंसर सेल, क्यों, क्योंकि इसके पास क्या है, ऑलरेडी अपना एंडोस्पर्म प्रेजेंट है। आ गया समझ में, मोनोकॉट और डाइकॉट में एम्ब्रियोजेनेसिस समझ में आ गया। तो इस तरीके से हमने क्या देखा बच्चों, आज हमने देखा पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट के अंदर एम्ब्रियोजेनेसिस, ठीक है, और साथ ही साथ हमने एंडोस्पर्म के टाइप्स भी देखे। इसके नेक्स्ट पार्ट में हम देखेंगे सीड, फ्रूट, और साथ ही साथ में इस तरीके से फ्रूट का फॉर्मेशन जहां पर फर्टिलाइजेशन नहीं हो रहा है। इज दैट क्लियर, आई होप यहां तक का पार्ट जो है आपका कंप्लीट हो गया है। फिर मिलेंगे नेक्स्ट पार्ट के साथ, जब तक थैंक यू।